हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर हम ओवरऑल मार्केट का फॉल देखें तो नज़र आता है कि मार्केट में ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास अपना निफ्टी टूटा। और मैं एक बार पूरा चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ। 2.5%, 2.68% एग्जैक्टली निफ्टी में फॉल देखने को मिला। और बैंक निफ्टी इज ऑल्सो डाउन बाई 2.45%, ऑलमोस्ट सेम डाउन थी। और स्मॉल केस जो जो स्मॉल कैप है दैट इज 4.57% डाउन। तो सारे ही इंडाइसेस ऑलमोस्ट बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। जो अपना निफ्टी 500 है वो भी 3% डाउन है। और चाहे फिर वो HDFC बैंक हो, चाहे कोटक बैंक हो। अगर हम एक ब्रॉडर लेवल पे बात करने लगे तो ब्रॉडर लेवल को देखते हुए मैं यहाँ पर अपनी एक लिस्ट ओपन करता हूँ उन कंपनीज की जिन कंपनीज के नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो इसमें 765 कंपनीज हैं। अगर हम इसको परसेंटेज चेंज से देखने लगे तो मैक्सिमम 15.37% का फॉल था न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में। और अगर पॉजिटिव की बात करने लगे तो बारिंग फ्यू स्टॉक्स, बस हमारे इतने ही स्टॉक्स प्लस में थे। और जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई तो सिर्फ 6-7 स्टॉक्स ग्रीन में थे। और ये भी कोई ग्रीन नहीं है, मीन्स 0.5% फ्लैट, शोभा इज जस्ट फ्लैट, कोलगेट पामोलिव फ्लैट, गोदरेज कंज्यूमर फ्लैट ऑलमोस्ट, एल्केम। तो मुश्किल से 10-12-15 स्टॉक्स हैं। एंड रेस्ट ऑल 750 स्टॉक्स आर इन रेड। तो ये एक जो गिरावट है ये बिल्कुल ब्रॉड बेस्ड गिरावट है। ऐसा नहीं है कोई सेक्टर स्पेसिफिकली गिरा हो। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? ये कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रीजन है वो है जापानीज का जो सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए हैं। अब उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आता है हम देखें तो बैंक ऑफ जापान मेड हॉकिश टिल्ट डिबेटेड इन्फ्लेशन रिस्क इन जून, मिनट शोज। तो यहाँ पर एटलीस्ट टू ऑफ द बैंक ऑफ जापान 9 बोर्ड मेंबर्स कॉल्ड फॉर एन अर्ली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एट ए पॉलिसी मीटिंग इन जून। ये 7 आवर्स पहले की चीजें हैं, 7 आवर्स पहले। तो इसका इम्पैक्ट ये आया कुल मिलाकर कि जो यूएसडी वर्सेस यहाँ पर INR है, अगर हम देखने लगे यूएसडी INR की अगर हम बात करने, सॉरी यूएसडी INR नहीं, यूएसडी JPY की अगर हम बात करने लगे तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो US डॉलर है जापान के अगेंस्ट वो लगातार गिर रहा है, एकदम से लगातार गिरता जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इस नेगेटिव इम्पैक्ट से क्या होता है बेसिकली, पहले जो जापान के इंटरेस्ट रेट थे, ध्यान से समझना पूरी चीजों को, पहले जो जापान में इंटरेस्ट रेट थे वो जीरो थे। और इसकी कहानी कब से शुरू हुई? ये कहानी हमारी स्टार्ट हुई यूएस में भी बहुत ज्यादा रेट नहीं थे। मैंने यूएस का पूरा चार्ट ओपन किया हुआ है जो इंटरेस्ट रेट का था। तो अगर हम इस चार्ट की बात करने लगे तो जनवरी 2022 में 0.25% का इंटरेस्ट रेट था। उसके बाद इसको बढ़ाकर मार्च में 0.5% किया गया, उसके बाद में 1%, फिर उसके बाद में 1.75%, देन 2.5%, देन 3.25%, देन 4%, 4.5, 4.75, 5%, देन 5.25%, देन 5.25 मेंटेन किया गया, उसके बाद में 5.5% किया गया। और ये जुलाई 23 तक आप समझो, यहाँ पर जनवरी 22 से लेकर जुलाई 23 तक, यानी कि 1.5 ईयर में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर जो 0.25% थे वहां से बढ़ाकर इसको 5.5% कर दिया गया। इतनी स्पीड से US फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आप इस बात को समझ सकते हो कि सपोज जापान में किसी के पास पैसे हैं और उसने फिक्स डिपॉजिट करना है। अब वो फिक्स डिपॉजिट जापान में करने के बदले जहां पर उसको जीरो इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, अगर वो US में करने लगे 1% के प्राइस पर तो उसको बेनिफिट होगा। अब उसके बाद में 1 से सीधा 1.75 कर दिया गया इस रेट को। अब 1 से सीधा 1.75% होगा, यहाँ पर दिस वाज 1%, देन 1.75%, तो यहाँ पर 2.5%, देन 3.25%। कुछ ही महीने में यहाँ पर 6 मंथ्स के अंदर अंदर 3.75% तक पहुंच गए। तो जो पहले 100 रुपीज डिपॉजिट करके बैंक में जीरो इंटरेस्ट आ रहा था, अभी अगर वो US में डिपॉजिट होने लगे तो वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा आने लगेगा। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हर तरह से सभी जगह पर काम करते हैं, तो जो कुछ म्यूचुअल फंड्स रहे होंगे उन्होंने अगर
जापान जापान का पैसा यूएस में बॉन्ड्स परचेज करने में या फिर फिक्स डिपॉजिट करने में लगाया हो तो वहां पर अच्छी खासी रिटर्न आने लगेगी। तो जापान का पैसा जापान से निकलकर बाहर जाने लगा। अब जब जापान का पैसा जापान से बाहर जाने लगेगा तो जिस कंट्री से भी आउटफ्लो बढ़ेगा करेंसी का, यानी कि अपनी करेंसी बेची जाएगी और बाहर की करेंसी खरीदी जाएगी, तो उस टाइम पर हमेशा से ये होता है कि उस कंट्री की करेंसी की जो प्राइस है, जो वर्थ है, वो गिरने लगती है। सेम इंडिया के साथ भी होता है। जब इंडिया के पास डॉलर कम होते हैं और बाहर की कोई पेमेंट करनी हो तो इंडिया जब बाहर से डॉलर परचेज करता है और अपनी करेंसी को बेचता है तो अपनी करेंसी की वैल्यूएशन यहाँ पर गिर जाती है। आप ध्यान से समझो, किसी भी चीज पर अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो गिर जाएगी। शेयर प्राइस में भी सेम होता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स बेचने लगे हम तो उसकी वैल्यूएशन गिरने लगती है, उसका भाव गिरने लगता है। तो सेम चीजें वहां पर स्टार्ट हुई। हम इसको चार्ट में साफ साफ देख भी सकते हैं कि जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए जनवरी 22 में ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट रेट थे, मींस कोई डिफरेंस ही नहीं था। 0% एंड 0.25%, 0.25% का डिफरेंस था, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। इतनी तो दूसरी कंट्री में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, कॉस्टिंग भी आ जाती है। लेकिन जनवरी 22 से अगर हम एक इंपैक्ट देखने लगे कि जनवरी 22 में यहां पर क्या डिफरेंस रहा, जनवरी 22 हम ये लेकर चलते हैं 26 जैन के आसपास की हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली जबकि वो डेटा था। तो यहां पर अगर हम प्राइस देखें, जो यूएसडी आईएनआर का प्राइस था दैट वाज 113 और 114। उसके बाद में जैसे ही यहां पर रेट हाइक होने शुरू हुए विद इन 3-4-5 मंथ्स, यहां पर नॉट 5 मंथ्स, 9 मंथ्स, 33% से डॉलर का प्राइस बढ़ गया और जो जापानीज येन है उसका प्राइस यहां पर टूट गया। अब जब ये और ज्यादा बढ़ेगा तो जिसने पैसा बाहर लगाया, अब जो वो पैसा वापस आएगा तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये पैसा और ज्यादा बाहर जाने लगा कि जब पैसा वापस आएगा जापानीज करेंसी और ज्यादा टूट जाएगी, और ज्यादा पैसे मिलेंगे हमें। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने सपोज आज 83 के भाव पर यूएस डॉलर में पैसा लगाया, वहां पर 5.5% हमें ब्याज मिलने लगा और इंडिया में जो इंटरेस्ट है वो 0% के आसपास है। तो एक तो 5.5% हमें इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा अब क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन गिर जाएगी, सपोज ये 83 से टूट कर 90 हो गया, यानी कि अब 90 रुपीज में $1 आएगा। तो जब हमें पैसा वापस मिलेगा तो एक तो 5.5% हमें इंटरेस्ट मिला, साथ में हमने 83 के भाव पर डॉलर परचेज किया था और जब सेल किया तो 90 के भाव पर सेल किया। तो यहाँ पर डबल डबल एडवांटेज होने लगा, यानी कि करेंसी के डेप्रिशिएट होने से भी हमें एडवांटेज हुआ और जो इंटरेस्ट बढ़ा वो भी एडवांटेज हुआ। अब ऐसे में जापान ने जब ये सिचुएशन देखी कि लगातार सिचुएशन गिरती ही जा रही है और ये दोबारा से इसी तरह का एक अपमूव फिर से आना शुरू हुआ एंड विद इन 6 मंथ्स 14-15% और ज्यादा करेंसी टूट गई। जापान को लगा कि ये सिचुएशन अब रिवर्स करने की जरूरत है और कंट्री को यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, उसको अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की अगर वो साइकिल शुरू करेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रेशर है अमेरिकन फेडरल बैंक के ऊपर कि वो इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू करे, तो यहाँ पर दोनों चीजें अपोजिट डायरेक्शन में वापस से शुरू होना स्टार्ट हो रही हैं कि एक तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को कम करना शुरू करेगा और जापान ने यहाँ पर बढ़ाना शुरू किया है। अब अमेरिका कम करना शुरू करेगा, इस बात को कैसे पता चलाया जाए? जैसे हम अभी की बात करने लगे फेडरल रेट, एलोन मस्क, क्योंकि वो भी प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ पर साफ साफ इसने लिखा एलोन मस्क सेज फेड इज फुलिश नॉट टू हैव कट इंटरेस्ट रेट। तो ये अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी और एक ताकतवर इंसान अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो यानी कि लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी यहाँ पर कंपनीज बोरो करेंगी, तभी यहाँ पर बोरो करके एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन करने से ही सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने से ही इन्फ्लेशन खत्म होगा। तो कई बार ऐसा जो एक स्टेप लिया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू के इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोगों की यहाँ पर इनकम कम हो जाएगी, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, लोग उधार पर यहाँ पर बाय करना बंद कर देंगे, तो डिमांड कम होगी और डिमांड कम करने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। मैंने जनरली ऐसा देखा है, कभी भी डिमांड कम करने से इन्फ्लेशन कम नहीं होता, सप्लाई बढ़ाने से इंटरेस्ट कम होता है और वही एक सही तरीका भी होता है। लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर इमीडिएटली इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन ये स्टेप इतना लंबा भी नहीं चलना चाहिए
कि डिमांड खत्म करके आप ग्रोथ को ही खत्म करने पर ले आओ और सारी जो प्रॉब्लम थी वो एक परमानेंट प्रॉब्लम में आ जाए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो यहाँ पर सिनेरियो डबल रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जापान अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ नजर आएगा और यूएस अपने इंटरेस्ट रेट कट करता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि जो बहुत बड़ा सा गैप है, ये गैप रिवर्स होना शुरू होगा। अब इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट है कि जो पैसा अमेरिका में आया, यहाँ पर पैसा जो अमेरिका में आया वहां पर बॉन्ड परचेज करने के लिए या फिर वहां के बैंक्स में डिपॉजिट होने के लिए, वो पैसा वापस जाना शुरू हो सकता है, क्योंकि सबको ये रिस्क फील होगा। हर किसी को इस टाइम पर क्या लगेगा कि अभी भी पैसा निकाल लो, अदरवाइज जो हमारी कंट्री में पैसा वापस आना होगा वो और कम हो जाएगा। और कम कैसे होगा? यानी कि अगर ऑलमोस्ट 1 वीक पहले या 1 महीना पहले जो जापान के इन्वेस्टर यूएस से पैसा वापस लेकर आते तो उनको $1 के बदले $1 के बदले 161 येन मिलते। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? $1 के बदले यहाँ पर 142 का रेट है। तो यानी कि जब 16,000 के आसपास 161 येन हो सकते थे, यहाँ पर 142 येन है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे ये 161 येन और 142 येन, ये इतना बड़ा गिरावट ऑटोमेटिकली आ गई, तो ऐसे में रिस्क फील होता है कि ये तो हो सकता है और बड़ा चल जाए। तो अब जब ये रिस्क क्रिएट होता है ना, तो विड्रॉल और ज्यादा स्पीड से होता है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर विवेक भाई मार्केट क्यों गिरी? स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट है? जितना भी पैसा बैंकों में आता है वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में ही लगता है या फिर कंपनीज को उधार दिया जाता है। अब अगर किसी बैंक से विड्रॉल आएगा, तो बैंक से विड्रॉल आने के लिए वो पैसा उसको चाहिए, तो विड्रॉल देने के लिए वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप अपनी एफडी नहीं तोड़ सकते या फिर आप बॉन्ड नहीं सेल कर सकते। फिर वो पैसा मार्केट से निकाला जाता है, और यहाँ क्योंकि वो पैसा जब मार्केट बैंक में आया, वो कहीं मार्केट में कहीं ना कहीं लगा, और मार्केट में जब वो पैसा इन्वेस्ट हुआ तो मार्केट से ही निकालकर वो पैसा वापस दिया जाएगा। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया के ऊपर इस चीज का कितना बड़ा इंपैक्ट है? ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। देखो, गिरावट दो तरह की होती है। एक बिजनेस में प्रॉब्लम होने की वजह से गिरावट का आना, या फिर अपनी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में फेरबदल होने की वजह से गिरावट आना, या फिर अपने आरबीआई ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत गलत तरीके से फ्रेम किए हों, उसकी वजह से गिरावट आना। लेकिन जब अपनी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये सारा सिनेरियो अमेरिका और जापान का हो, और यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और जापान के बीच है, ये बेसिकली जापान और पूरे वर्ल्ड के बीच है। बट बिकॉज जापानीज मार्केट अमेरिकन मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इजीली ओपन है, उनका ट्रेड भी काफी अच्छा है, और दोनों ही मीन्स एशिया की फाइनेंशियल कैपिटल में से एक है हांगकांग एंड जापान और सिंगापुर, और उधर वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे भी बाहर के लोग नहीं करते, और जितना एफआईआईज का पैसा है, अगर एक न्यूट्रल वे में समझा जाए तो उन एफआईआईज में से बहुत सारा पैसा तो हम इंडियंस का ही वापस से घूमकर लगता है, और इसीलिए प्रोमिसरी नोट जैसी चीजें क्रिएट की गई हैं कि एफआईआईज का जो पैसा प्रोमिसरी नोट के थ्रू है, उसका अल्टीमेट ओनर कौन है उसका नाम नहीं बताया जाए, उसका नाम दिखाने की जरूरत नहीं है। अदानी ग्रुप में भी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, वहां पर भी सारी यही बातें थी कि एफआईआई के थ्रू जो पैसा अदानी ग्रुप में लगा हुआ है वो बेसिकली किसी एफआईआई का नहीं है, वो अदानी ग्रुप का ही है। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन इस चीज को 100% कहना कि भाई ऐसा ही है, इसके भी सबूत नहीं है। लेकिन लोगों को पता है कि काला धन घूमकर ऐसे ही आता है, वो काला है या सफेद है, या धन धन होता है। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट वर्ल्ड के ऊपर है। और इस तरह का इम्पैक्ट परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर जापान का जो बैंक ऑफ जापान है, जो सेंट्रल बैंक है जापान का, उन्होंने अगर कोई स्टेप लिया है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कोई स्टेप नहीं लेंगे। वो चाहे पॉलिटिकल प्रेशर डालें, चाहे वो कुछ और काम करें, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो बेसिकली ऑपरेटर्स हैं, वो कहीं और के नहीं है, वो अमेरिका के हैं। चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, चाहे मैरिल लिंच हो, चाहे आपका गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे मीन्स इस तरह के जितने मर्जी हों, ब्लैक स्टोन, ब्लैक रॉक, या फिर और इस तरह के, ये वहां से कंट्रोल की जा सकती हैं चीजें, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर हर किसी को घबराहट होती है। इसलिए मैंने आज ट्वीट भी किया था। आप अगर ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो तो ट्विटर पर फॉलो करना शुरू करो। मैंने यहाँ पर ट्वीट भी किया था, अगर हम प्रोफाइल में जाकर देखें, और मैं बताऊं, ना तो धरती फटी है ना आसमान गिरा है, छोटा सा तूफान है ठहर जाएगा। शेरो शायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में एक रियल मैसेज था।
टेम्परेरी इम्पैक्ट है मार्केट में, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और इस टेम्परेरी इम्पैक्ट को हो सकता है कि 5 दिन इस तरह का माहौल रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 6 दिन रहे। इवन इफ वो और ज़्यादा रेट बढ़ा दे जापान और अमेरिका, रेट कट भी कर दे, तो भी मार्केट को गिराना ऑपरेटर के हाथ में ही होता है। दे विल सिंपली स्टॉप सेलिंग, और अगर सेल भी करेंगे तो एक प्राइस पर रोक कर करेंगे। जो एक पैनिक सेलिंग होता है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मार्जिन कॉल्स भी कटती हैं, यानी कि जिन लोगों ने मार्जिन पर माल ले रखा था, जितना पैसा है उससे ज़्यादा मार्केट में माल उठा रखा था, और अचानक से गिरावट आ जाए तो उनको या तो और पैसा रखना होता है, जिसको टीटीएम कहते हैं। टीटीएम नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। अब तो एफ एंड ओ की टर्म्स एंड जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी याद नहीं रहती। बेसिकली हमें वो पैसा भरना होता है जितना कम रह गया। तो और वो पैसा अगर भरने के लिए नहीं होता तो हमारी पोजीशंस काट दी जाती हैं। तो ये गिरावट बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती हैं इस वजह से कि लोगों की पोजीशंस कटनी शुरू हो जाती हैं, और एक बार पोजीशन कटती हैं तो स्टॉक प्राइस और नीचे आ जाता है, स्टॉक प्राइस और नीचे आता है, तो जिन लोगों की पोजीशन पहले नहीं कटी थी उनकी भी कटनी शुरू हो जाती हैं, और उनकी कटती है तो प्राइस और नीचे आ जाता है, और ये साइकिल थोड़ी सी लंबी सी चल जाती है। इस तरह की पोजीशंस कटना मैक्सिमम 2-3-4 डेज चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। और जो ये गैप अप है, ये गैप अप कब तक चलेगा, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और मुश्किल से और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आती है, और बैंक निफ्टी कितना सपोर्ट करेगी, यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट पर आ चुकी है। अगर हम देखें तो पहले ही इसी लेवल पर इसने रेसिस्टेंस बनाया था, फिर सेम लेवल पर रेसिस्टेंस बनाया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ये इलेक्शन के टाइम पर नीचे आया, लेकिन वापस से बाउंस बैक किया, और सेम ही लेवल पर यहाँ पर ये मार्केट रुकी भी। और आज भी अगर देखें तो इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और वापस से यहीं से बाउंस बैक भी करना शुरू किया। सो इंडियन मार्केट में अपना कोई रीजन नहीं है, जितने रीजन हम बाहर के हैं, और इस तरह के बाहर के रीजन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं सरवाइव करते। चीजें वापस से रिवर्स होती हैं, जो एंड यूजर है, एंड बायर है, वापस से आना शुरू होता है। घबराने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहना एक ही है, अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करते रहो। जब बारिश के दिनों में 1-2 दिन ज़्यादा तेज़ बारिश पड़े तो ज़रूरी नहीं कि उस दिन भी काम पर जाया जाए, उस दिन भी आप दुकान खोलो। साल में, पूरे साल में अगर 10 दिन, 15 दिन इस तरह की सिचुएशन में 20 दिन अगर दुकान बंद भी करनी पड़े, तो बाकी दिन पैसा कमाएँगे। और ऐसा तो है नहीं कि हम सब डे ट्रेडर हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर 2 दिन दुकान नहीं खोली तो उस दिन का नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीडे तो वैसे भी हम लोग प्रॉफ़िट बुक नहीं करते। इन बात को समझ कर चलने की ज़रूरत है। रिलैक्स होकर काम करते रहो, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को फ़ॉलो करते रहो, और स्ट्रैटेजी के बेस पर जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं वहाँ पर निकलो। अगर मार्केट में उठा-पटक है, रिलैक्स करो, चैंटिंग करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, और अपने शरीर का ख्याल रखो। अच्छा रहेगा यहाँ पर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।